हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे सेल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सेल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, दो तरह से कंबाइन किया था हमने सेल को, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल गया था कि सीरीज में किस तरह हमें फायदा मिलता है, कौन सा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ता है जिससे सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए जिससे हमें फायदा मिलता है। ठीक है, तो आज एक लास्ट टाइप का करेंगे, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, देखिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम क्या काम करेंगे, अब हमें दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए, सीरीज भी चाहिए और पैरेलल अरेंजमेंट भी चाहिए। देखो किस तरह करता है इसको। हाँ, इसका तरीका हम कर रहे हैं एम क्रॉस एन। ये डिटरमिनेंट मेथड है वैसे तो, लेकिन आपको यहाँ इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ किस तरह करना है। हाँ, हम वही कर रहे हैं, वही अलग काम नहीं कर रहे। ठीक है, देखिए ये अरेंजमेंट देखिएगा। इस अरेंजमेंट में क्या है, देखो ये जो एन सेल्स है ये हमने किस में लगा दी, सीरीज में। देखो ये सारे जो चल रही है किस में है, सीरीज में है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, ये बीच में इसका मतलब है यहाँ पे हमने एम सेल। ठीक है, ये एम सेल है, ये एम सेल है। एम सेल का मतलब देखो ये एक दूसरे के नीचे है, तो एम तो किस में है, पैरेलल में, और एन किस में है, सीरीज में। तो डायग्राम आपको समझ में आया सीरीज अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट का। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या था कि ये सारे एम सेल्स हमने किस में कनेक्ट कर रखे थे, सीरीज में, और ये सारे एम सेल किस में कनेक्ट रखे हैं, पैरेलल में। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ओके, और ए और बी इन दोनों के बीच में हमें सेल कॉम्बिनेशन चाहिए अब कि कितना होगा करंट। ठीक है, आजा बैठे थोड़ा सुन रहे कर दें, कोई बात नहीं। ठीक है, तो लास्ट टाइम यही था मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो ये एन सेल हो गया और ये कौन सा सेल हो गया, एम सेल। ठीक है, कर ले इसको, लिख ले। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, एम क्रॉस एन मतलब क्या है, दोबारा सुन लीजिए। एन सेल तो हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए और एम सेल हमने किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें करंट देखना है कि करंट कितना कब मैक्सिमम होगा। देखिए स्टेप वही है सेम टू सेम जो आपने सीरीज और पैरेलल में किए थे, बस उनको मत भूलना, वही चीज आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, जैसे पहला काम क्या था, नेट ईएमएफ। देखो दोनों कॉम्बिनेशन ऐसे देखना है। देखो
इस कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ कितना था एन ई, और इस कॉम्बिनेशन में नेट कितना था ई, तो टोटल कॉम्बिनेशन पूरा कितना हो जाएगा एन ई, क्योंकि उसमें तो सेम ही रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम किसका मान के चलेंगे सीरीज का एन ई, क्योंकि पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा सेम, उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस इसमें देखना, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस देखो, टोटल रेजिस्टेंस में आपको क्या काम करना है, देखो ये जो सेल्स हैं इसके रेजिस्टेंस सारे किसमें है सीरीज में, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं एन आर, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको समझने की कोशिश करना। ये जो सारे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक लाइन के अंदर जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इनके लिए कितनी रोज है एन, एन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो सारे किसमें है सीरीज में, तो इसके लिए मैंने क्या लिख दिया एन आर, ठीक है। आगे देखिए, ये जो एन आर रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में भी कंबाइन, देखो किस तरह कंबाइन है एम से, देखो इसको दोबारा समझ लो क्या दिक्कत है। पहले कॉम्बिनेशन में शुरू वाले कॉम्बिनेशन करूंगा मैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग वाले कॉम्बिनेशन में आपने क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसमें रिजल्ट क्या था अपने पास एन आर, दूसरे में क्या था आर अपॉन में पैरेलल कॉम्बिनेशन, देख लेंगे कॉपी में, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स है, ठीक है, तो आर तो एक ही है एन, लेकिन यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है एम, तो एन आर अपॉन में क्या आ जाएगा एन, मिक्स कॉम्बिनेशन में। इसके साथ जब इनका कॉम्बिनेशन आप निकाल चुके हैं, इसके साथ ये किस में आ जाएगा सीरीज में, प्लस में क्या आ जाएगा इसमें कि इसका प्लस में मिला है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, नेट ईएमएफ अपने पास आ गया। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, नेट करंट, नेट करंट क्या होता है नेट ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ हमारे पास कितना था एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था एन आर प्लस में आर अपॉन में, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस में एम आर, इसमें कंफ्यूजन है ना आर और बड़े आर में, ठीक है। तो अपने पास करंट की वैल्यू कितनी आ गई एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस में एम आर, ठीक है। ये अपने पास रिजल्ट है, ओके। तो इस कॉम्बिनेशन का जो करंट आएगा वो अपने पास कितना आएगा, कितना आएगा एम एन ई अपॉन में एन आर प्लस में एम आर, ओके। इसके बाद हम देखेंगे अब कि करंट किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि लास्ट दोनों केस में मैंने क्या किया था, वही काम किया था कि करंट किस कंडीशन में क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो रिजल्ट अपने पास ये है। अब एक केस है इसका, वो देखते हैं। देखो current will be maximum देखिए करंट कब मैक्सिमम होगा, आई मैक्सिमम कब होगा, देखिए आपको यहां से साफ साफ दिख रहा है आई मैक्सिमम कब होगा, जब एन आर प्लस एम आर, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, छोटी मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। तो इस कंडीशन के अंदर करंट आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में एक छोटा सा फॉर्मूला है जो शायद आपको पता होगा, एन आर प्लस में एम आर। अगर मैं इसको हाउस स्क्वायर को थोड़ा सा इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि कंडीशन कौन सी लगेगी, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में तो आर बी और आर बी है, किसको छोटा करें किसको बड़ा करें, ठीक है। इसको मैं समझता हूँ एन आर माइनस एम आर
का स्क्वायर प्लस 4mn r, ठीक है, 4mn r ऐसा लिखता हूँ ना, ये जो भी कैपिटल आर और आर, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ, पढ़ा है फॉर्मूला अभी, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखिए आप क्या कंडीशन है, देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका, ठीक है, प्लस ये, इसके बाद देखिए अगर इस वैल्यू को मैं 0 रख दूं, देखो यहां पे आप कुछ वैल्यू रखेंगे 2 2 4 4 वगैरह कुछ भी रखेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा ये, अगर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी इंक्रीज, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या कर दें 0 के बराबर, ठीक है, तो इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे nr माइनस mr, ठीक है, तो इसको हमने 0 के बराबर कर दिया तो ये तो कांस्टेंट साथ ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो दोबारा समझो करो, इस वैल्यू को हम कम करना चाहते हैं, इसके लिए हमने ये ट्रिक लगाई कि ये वाला फॉर्मूला हमने बनाया, इस फॉर्मूले में अगर ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस वैल्यू की जो वैल्यू है, फॉर्मूले की वैल्यू है, वो अगर ये पहले होता और इसको 0 करने के बाद तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती, पहले वाले की वैल्यू ज्यादा होती, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसको 0 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूं nr इज इक्वल टू क्या लिखता हूं mr, ऐसा लिखता हूं, नहीं बताओ, ठीक है, स्क्वायर का, और इसको मैं ऐसा लिखता हूं n r, या इसको ऐसा लिख लो r बाई r इज इक्वल टू m बाई, देन करंट विल बी मैक्सिमम। तो अगर ये कंडीशन होगी तो करंट अपने आप में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, तो ये चीज शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, हमें तो तीनों केस में क्या कर रहे थे, हमें तो करंट मैक्सिमम चाहिए कि भाई किस सेल्स लगाने से करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा, तो ये 3 कॉम्बिनेशन थे, सेल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसी के साथ आपका जो पहला चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है, दूसरे यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आपको करने हैं छोटे वगैरह कंसेप्चुअल, ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था लेकिन आसान था, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले इसमें बने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको लगाने आने चाहिए, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, अच्छी तरह आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो छोटा सा काम और कर लेते हैं हम आज के लिए, ये समझ में आएगा सभी को, ओके। उसके बाद इस चैप्टर में हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ में क्या था, कोई भी सर्किट ऐसा होगा आपके पास, ठीक है, जैसे आपको कभी किसी रेजिस्टेंस को सोल्व करने में दिक्कत आ रही हो, करंट को निकालने में दिक्कत आ रही हो, वोल्टेज को निकालने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, ठीक है, जिनको देखते ही आपको ऐसा लगता है कि भाई ना ये तो नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है, तो किरचॉफ ने उसके लिए 2 लॉ बनाए, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उनको सोल्व करने के लिए उसने 2 लॉ बनाए, वो 2 लॉ कौन कौन से थे, एक तो था किरचॉफ्स करंट लॉ,
इसको हम कहते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और दूसरा था वो था वोल्टेज लॉ। KVL, इनको इन नाम से जानेंगे अब हम, ठीक है। किरचॉफ लॉ में दो लॉ उसने बनाए, एक करंट को मेजरमेंट करने के लिए और एक वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। इन दोनों लॉ के उसने एक अलग नाम भी दिए। इसको हम ये भी कह सकते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ, और इसको हम कहते हैं लूप लॉ। क्लोज लूप में लगेगा, ठीक है, लूप, इसको हम कहते हैं लूप लॉ भी, ठीक है। लूप का मतलब होता है जिसमें सर्किट पूरा क्लोज होना चाहिए, इसी कंडीशन में, ठीक है। तो दोनों को मैं आज थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, दोनों को ही, कि दोनों में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। केवीएल को फिर हम केवीएल और उसके एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, कल करेंगे डिस्क्राइब अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें देखिए आप पहले, सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। KCL, जंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना कि हर एक चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वो तो आपको लिखनी है, लेकिन आपको अपने पास बुक भी रखनी है, ठीक है। उस बुक में जो भी आपको लाइन ऐड करने के लिए मैंने उसको जरूर ऐड कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे लिखी नहीं जाएंगी, ठीक है। देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि देखो इसमें एक नाम आया जंक्शन। इस जंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जंक्शन आपने रेलवे में आपने सुना होगा, रेवाड़ी जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, फरीदाबाद जंक्शन, मतलब जो भी जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो उस जंक्शन का काम क्या होता है कि वहां पे एक ट्रेन आती है, काफी ट्रेन निकलती है, ऐसा होता है ना। जैसे हम रेवाड़ी जाना चाहते हैं तो रेवाड़ी से अलग अलग जंक्शन से, अलग अलग रेलवे ट्रैक से बहुत सारी ट्रेन निकलती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, मान लेते हैं ये एक जंक्शन है, दिस इज जंक्शन, ठीक है। यहां से एक ट्रेन आई, एरो मार्क का मतलब कि भाई इस तरफ जा रही है जंक्शन की तरफ, ठीक है। और इस जंक्शन से बहुत सारी ट्रेन निकल गई यार, समझ गए इस बात को। देखो ये मान लो I1 है, ये है I2, ये है I3। एक जंक्शन ये है, इसको हम कहते हैं जंक्शन, ठीक है। इस जंक्शन में ये क्या है, एक ट्रेन लगा लो, एक करंट लगा लो, एक करंट जो बढ़ रहा है वो जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। और उसी जंक्शन से दो चीजें बाहर निकल रही हैं, I2 और I3, ठीक है। तो किरचॉफ्स लॉ ने क्या बताया कि जितने भी करंट अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे, ठीक है, उनका जो सम मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 0 के बराबर। द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, द सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, ये डेफिनेशन आपको लिखनी है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जंक्शन पे जो हर करंट का सम रहेगा वो कितना रहेगा, 0, ठीक है। अब इसमें तीन तरह के जंक्शन है, तीन तरह के करंट है, I1, I2, I3, ठीक है। इनको हम किस तरह लिखें, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। इन दोनों में साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको साइन कन्वेंशन करना आ गया उसको न्यूमेरिकल्स में करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, इंटरेस्ट हो जाएगा सभी न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है टुवर्ड्स द जंक्शन और एक चीज दी है आपको
अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसमें आपको दो चीज दी गई है, टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन। टुवर्ड्स का मतलब कि ये करंट इस जंक्शन की तरफ बढ़ रहा है, अवे फ्रॉम द इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, दिख रहे हैं आपको साफ साफ, ठीक है। तो टुवर्ड्स द जंक्शन में जो साइन आपको लेना है वो लेना है आपको पॉजिटिव। कैसे लेना है? पॉजिटिव। और अवे फ्रॉम द जंक्शन में जो आपको साइन लेना है वो कैसे लेना है? नहीं। आए समझ लो, ठीक है। ये दो रूल आपको याद रखने हैं। क्या क्या रूल है? जब कोई भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन चलेगा तो उसमें करंट कैसा रहेगा? यहाँ से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन कन्वेंशन आज हो ही चाहिए दोनों, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह कर लेना, ठीक है। टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। इसमें लगा के देखो I1 जो है वो किस तरफ है? टुवर्ड्स है या अवे है? टुवर्ड्स दिख रहा है आपको साफ, जंक्शन की तरफ चल रही है, तो I1 कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। I2 जंक्शन की तरफ आ रहा है या जंक्शन से दूर जा रहा है? दूर जा रहा है, तो दूर का मतलब माइनस I2, और इससे ये भी क्या हो जाएगा? -I3। और इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा? 0, क्योंकि इसे क्या कहते हैं? सभी करंट का सम कैसा होना चाहिए? 0। तो I1 -I2 -I3 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब I1 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? I2 प्लस में I3 कितनी आ गई? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस में I3, ठीक है। तो ये जंक्शन रूल आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो काफी बार पूछी जाती है, इट इज बेस्ड अपॉन चार्ज कंजर्वेशन। जो ये चीज है ये किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे, ठीक है। क्यों चार्ज कंजर्वेशन बेस्ड है? देखो, इसमें एक करंट I1 इसकी तरफ बढ़ रहा था तो इसके बदले दो करंट बाहर निकल रहे थे, ठीक है। और ये किसके बराबर है? इन दोनों के बराबर दिख रहा है आपको साफ साफ। इन दोनों के अगर बराबर है तो इसमें कहीं चार्ज कहीं खत्म हुआ, कहीं चार्ज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि I1 जो करंट है वो किसके बराबर है? I2 और I3 के। अगर यहाँ पे I4 I5 I3 I4 तो भी क्या होता? I4 और I5 के क्या होता है? बराबर होता, ठीक है। जिसका मतलब इस पे चार्ज क्या है? हमेशा कंजर्व। चार्ज के लिए कंजर्व रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओके। दिस इज KCL। इतना काम समझ में आया आपको? KCL वाला, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटा सा काम और करते हैं आज की। ये सिर्फ आपको अभी स्टेटमेंट बता रहे हैं और किस तरह आपको ये अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अभी आप ये ध्यान रखें बस कि जो मैं बताए हैं किस किस तरह अप्लाई करने। अगला है KVL। अगला है KVL, ठीक है। तो KVL में देखिए क्या है। KVL एक लूप ला है। लूप ला का मतलब सबसे पहली बात तो ये क्लोज लूप के अंदर लगेगा। क्लोज लूप के अंदर मतलब इसके अंदर जो करंट होना चाहिए, करंट, ठीक है, वो हमेशा ओपन में नहीं होना चाहिए। कभी भी सर्किट जो है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए सर्किट, तो ही ये लग पाएगा, ठीक है। एक छोटा सा तरीका मैं आज के लिए आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कल इसको सोल्व करने का तरीका बताएंगे। आप एक बार सुनिए इसको है करिए। उसमें करंट 0 था, इसमें क्या हो जाएगा? चेंज इन वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। KCL में करंट 0 था, इसमें क्या हो जाएगा? वोल्टेज 0। वोल्टेज 0 मतलब चेंज इन वोल्टेज इज 0। चेंज इन वोल्टेज का मतलब ये होता है इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों तरीके हैं, किस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली EMF का यूज इसमें होता है बैटरीज में, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं क्योंकि वोल्टेज का चेंज ये भी होता है, हमने ये पढ़ा है सेल कॉम्बिनेशन में E- आयर।
और अकॉर्डिंग टू ओम्स ये भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस में लगाने होते हैं, ये एक लूप लॉ में लगाने होते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये कोई 4 बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, V1 V2 V3 V4, ठीक है। इस सर्किट के अंदर आपको लूप लॉ लगाना है KVL। देखो कहीं से भी आप चल पड़ो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसी भी आपकी मर्जी, कहीं से भी आप चल पड़ो, लेकिन 3 रूल याद रख लो बस आप। जो 3 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हर जगह काम आएंगे, सुनती रहिए आप धीरे धीरे, ठीक है। पहला रूल क्या है, जिस साइड से करंट चल रहा हो, जैसे मान लेते हैं ये करंट चल रहा है, ठीक है। दो रूल देखो पहले आप। ये बैटरी है, ये बैटरी कौन साइड है, पॉजिटिव, और ये कौन सा साइड है, नेगेटिव। जिस तरीके से आप चलना चाहते हैं, मान लेते हैं आप इस तरह चलना चाहते हैं, ठीक है। तो जहां से आप चल रहे हैं, अगर वो स्टार्टिंग नेगेटिव है, अगर वो स्टार्टिंग कैसी है, नेगेटिव है, तो उसको आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इस तरह करोगे तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। बाकी बुक में और भी बड़े बड़े रूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। ये बहुत आसान सा रूल है, बस 2 ही टिप्स आपको याद रखने हैं। जिस साइड से आप चल